इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। शेखावत विला। पार्टी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। सहस्त्रा इस वक्त रेड कलर के गाउन में खड़ी थी। उसकी नज़र एंट्रेंस गेट पर टिकी हुई थी। सहस्त्रा काफ़ी वक्त से अव्यान के आने का इंतज़ार कर रही थी। सहस्त्रा को अव्यान का इतनी बेसब्री से इंतज़ार करता देख दिया सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अगर इतनी ही बेताबी है तो कॉल करके बुला लीजिए। दिया की बात सुन सहस्त्रा तुरंत अपना फ़ोन निकालती है अव्यान को कॉल करने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसे याद आता है कि उसके पास तो अव्यान का नंबर ही नहीं है। ये याद आते ही सहस्त्रा मायूसी हो जाती है, पर वो दिया को ये बिल्कुल नहीं दिखाती। सहस्त्रा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाए कहती है, नहीं मम्मा, इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद किसी मीटिंग में फंस गए होंगे। दिया कुछ बोलती तभी देवेश केक कट करने के लिए बुलाते हैं। शेखावत की सारी फैमिली एक साथ खड़ी हो जाती है। ध्रुव और ध्रुवंश पास में खड़े थे। ध्रुव देवेश को देखते हुए कहता है, 18 साल तक टॉर्चर किया इस बुढ़े ने और आज मैं यहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ध्रुवंश ध्रुव को देखता है, फिर सामने देखते हुए कहता है, वैसे डैड आप तो किसी से हारते नहीं थे, तो फिर आप इस बुढ़े से कैसे हार गए? दोनों की बात श्रेष्ठा सुन रही थी। बार बार बुढ़ा सुनकर श्रेष्ठा चिढ़ सी जाती है और दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों बुढ़े बुढ़े की रट लगाना बंद करोगे? ध्रुव श्रेष्ठा की कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाते हुए कहता है, बेबी तुम ही तो यहाँ मुझे लेकर आई हो, वरना हम दोनों कितना अच्छा बेडरूम में चुपचाप रोमांस कर रहे होते। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरते हुए कहती है, एक झापड़ लगाऊंगी ना तो सारा रोमांस निकल जाएगा तुम्हारा। बेशर्म इंसान, दिखाई नहीं देता हम लोग कहाँ पर हैं? बोलते ही श्रेष्ठा ध्रुव की पकड़ से छूटकर दूर हो जाती है। ध्रुव अब ध्रुवंश को देखते हुए कहता है, लॉयन लुक, कितनी बदल गई है तुम्हारी मॉम। ध्रुव की बात सुनकर ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखता है और ध्रुव को ही घूर रही थी। ध्रुवंश श्रेष्ठा के चेहरे को देखते हुए कहता है, या यू आर राइट डैड, आई थिंक अब आपको कोई न्यू मॉम लाने की ज़रूरत है। श्रेष्ठा की घूरती नज़र अब ध्रुवंश पर चली जाती है। आई थिंक यू आर राइट लॉयन, मैं एक काम करता हूँ, इसी पार्टी में तुम्हारी न्यू मॉम को खोज लेता हूँ। बोलते ही ध्रुव आगे बढ़ने लगता है कि तभी श्रेष्ठा तुरंत ध्रुव को पकड़कर करीब खींच लेती है और गुस्से से दांत भींचते हुए कहती है, बस घर चलो, तुम्हारे ऊपर से न्यू मॉम का भूत उतार दूंगी। और अंश, तुम दिखाई नहीं दे रहा? सहस्त्रा वहाँ परेशानी में खड़ी है, अव्यान को कॉल करके पूछो कि वो कहाँ पर है। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुवंश अव्यान को कॉल करते हुए सहस्त्रा की ओर जाता है। कुछ देर तक ध्रुवंश बार बार कॉल करता है, पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता। ये देखकर ध्रुवंश रोनी को कॉल करता है। रोनी कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ बोलो ध्रुवंश। ध्रुवंश तुरंत सवाल करता है, ब्रो कहाँ है? रोनी अपने सीने से लगी वीना को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो वीना के साथ हूँ। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए ठीक है बोलकर कॉल कट करता है। ध्रुवंश सहस्त्रा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा बहुत उम्मीद भरी नज़रों से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा को तसल्ली देते हुए कहता है, मुझे लगता है मीटिंग में फंस गए होंगे। सहस्त्रा ये सुनकर सिर झुका लेती है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है, पर अव्यान का कोई अता पता नहीं था। कभी देवेश आकर सहस्त्रा को पूछते कि अव्यान कहाँ है, कभी हिमांशु तो कभी दिया। रात ढलती गई, पार्टी खत्म हो गई, सारे लोग चले गए, पर अव्यान नहीं आया। वो नहीं आया सहस्त्रा को अपनी पत्नी पूरी दुनिया के सामने स्वीकारने के लिए, उसे पत्नी का हक देने के लिए। सहस्त्रा ये देखकर इतनी टूट गई, इतनी बिखर गई कि उसे इस वक्त जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। पूरा पार्टी हॉल खाली हो चुका था और सहस्त्रा अब तक उसी जगह खड़े अव्यान का इंतजार कर रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था। सभी सहस्त्रा को बेबसी से देख रहे थे। दिया सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखे कहती हैं, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना बच्चा? सहस्त्रा कोई जवाब नहीं दे पाती। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि अव्यान ने उसके बीच है क्या। शादी तो हो गई थी, पर दुनिया को ये पता ही नहीं था कि सहस्त्रा का पति कौन है। पति पत्नी तो बन गए थे, लेकिन दोनों अजनबियों की तरह अलग अलग कमरों में रहते हैं। अव्यान कुछ बोलता नहीं है, पर उसकी केयर करता है। ये केयर तो मजबूरी में करता है या खुद अपने मन से करता है, उसे वो खुद नहीं पता। सहस्त्रा सारी बातों को पूरी तरह से भूलने की कोशिश करते हुए कहती है, मम्मा हमें नींद आ रही है। इतना बोलते ही वो भागते हुए शेखावत विला से निकल जाती है। ध्रुवंश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हिमांशु, दिया और देवेश उसे देखकर दर्श को देखते हुए कहते हैं,
सब कुछ ठीक है ना? अगर सहस्त्रा इस रिश्ते से खुश नहीं है तो हम कभी उसे ये रिश्ता निभाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। दर्श कुछ बोलता कि श्रेष्ठा तुरंत बात को संभालते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस शायद अयान को काम आ गया होगा इसीलिए नहीं आया। तीनों श्रेष्ठा को अविश्वास से देखते हैं क्योंकि उन्हें श्रेष्ठा की बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ वक्त बाद दर्श, ध्रुव, विक्रम और श्रेष्ठा शेखावत विला से निकल जाते हैं। कार जैसे ही रुकती है, सहस्त्रा जल्दी से कार से निकलकर अंदर जाती है। ध्रुवंश भी जल्दी से बाहर निकलकर सहस्त्रा के पीछे जाता है। सहस्त्रा चलते हुए सीधे कमरे की ओर चली जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। ध्रुवंश सहस्त्रा से बात करने के लिए जाने वाला था, पर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर वो रुक जाता है। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाता है। ध्रुवंश जैसे ही कमरे के अंदर जाता है उसे थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि अव्यान इस वक्त बेड पर आधा लेटा आधा बैठा फोन में बिजी था। ध्रुवंश तुरंत आगे बढ़कर अव्यान के पास खड़े होकर नाराजगी से कहता है, ये सब क्या है ब्रो? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे और आप पार्टी में क्यों नहीं आए? अव्यान ध्रुवंश के सवाल पर बिना कोई जवाब दिए अपने फ़ोन को चलाता रहता है। ध्रुवंश गुस्से से अव्यान का फ़ोन छीन लेता है। अव्यान ध्रुवंश के हाथ को देखता है। ध्रुवंश अव्यान के फ़ोन को देखता है जिसमें एक गेम खुला हुआ था। अव्यान इस वक्त गेम खेल रहा था। ये देखकर ध्रुवंश का पारा हाई हो जाता है। ध्रुवंश गेम को देखते हुए कहता है, आप गेम खेल रहे हैं, वहाँ भाभी आपका इंतज़ार करते करते थक गई और आप यहाँ आराम से बैठकर गेम्स खेल रहे हैं। आपको पता है भाभी आज कितनी ज़्यादा हर्ट हुई है? हाउ कुड यू डू दिस टू हर ब्रो? अव्यान ध्रुवंश के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अव्यान एक नज़र ध्रुवंश को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ऐसा करके अव्यान ध्रुवंश से फ़ोन मांग रहा था। ध्रुवंश ये देखकर ज़ोर से दीवार पर फ़ोन को फेंक देता है और अव्यान पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें किसी की कदर क्यों नहीं है अव्यान? हर वक्त अपनी जिद पर क्यों डटे रहते हो? एक दिन देखना तुम्हारी इसी जिद की वजह से भाभी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। जैसे ही अव्यान ये सुनता है उठकर ध्रुवंश का कॉलर पकड़ लेता है। ध्रुवंश ने आज पहली बार अव्यान को तुम करके बुलाया था और ये सब उसके गुस्से का कारण था। ध्रुवंश अव्यान के कॉलर पकड़ने से उसे देखने लगता है। अव्यान ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए कहता है, उसे इस रिश्ते में बांधने वाले तुम हो। तुम्हें पता था ना कि मैं कैसा हूँ, फिर भी तुमने उसे मेरे साथ बांधा। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता? धारा से प्यार करने वाला ध्रुवंश शादी के लिए कैसे माना? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझे तुम? बोलते हुए अव्यान झटके से ध्रुवंश को छोड़ देता है। ध्रुवंश अपने लड़खड़ाते कदमों को रोककर कहता है, हाँ किया मैंने प्लान। मैं शादी के लिए इसीलिए माना था क्योंकि मुझे तुम दोनों का रिश्ता बनाना था। अगर इतना कुछ तुम्हें पता चल गया है तो ये भी तो पता होगा ना कि भाभी ही प्रज्ञा है। ये सुनकर अव्यान अपनी मुट्ठी कस लेता है। ध्रुवंश अव्यान के एक्सप्रेशंस को देखने लगता है। अव्यान एकदम से बोलता है, वो मर चुकी है, नाउ गेट आउट ऑफ माई रूम। ध्रुवंश ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि अव्यान की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। वो सिर झुकाए कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब आप कभी भाभी को अपनी वाइफ बनाकर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे? इस बार अव्यान ध्रुवंश का सवाल सुन सीधे वॉशरूम में चला जाता है। ध्रुवंश तो बस काव्या की विश को पूरा कर रहा था, लेकिन अब वो खुद को काव्या की विश को तोड़ने वाला समझ रहा था। उससे इतनी बड़ी गलती हो गई कि किसी के बिहेवियर को देखकर ध्रुवंश ने उसे प्रज्ञा समझ लिए। बिहेवियर तो मिल गए, लेकिन अब देखना ये था कि सहस्त्रा सच में प्रज्ञा है या फिर प्रज्ञा सच में मर चुकी है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, पर सहस्त्रा आज गायब थी। वहीं आव्या किसी सोच में डूबी हुई थी। आव्या ने किसी को भी रुद्रांश के बारे में नहीं बताया। आव्या बहुत धीरे धीरे खा रही थी। उसका ध्यान आज किसी पर भी नहीं था। श्रेष्ठा सीढ़ियों के ऊपर कमरे की ओर देखकर कहती है, आज सहस्त्रा कहाँ रह गई? ध्रुवंश एक नज़र अव्यान को देखता है जो आराम से नाश्ता कर रहा था। ध्रुवंश अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मैं देख कर आता हूँ। बोलते हुए ध्रुवंश सीढ़ियों से दौड़ते हुए कमरे की ओर चला जाता है। ध्रुवंश कमरे के पास जाकर दरवाज़ा नॉक करता है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। ध्रुवंश बहुत देर तक नॉक करता है, फिर आवाज़ भी देता है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। हार मानकर ध्रुवंश दरवाजे को देखकर नीचे जाता है और अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। पता नहीं सो रही होंगी शायद। श्रेष्ठा थोड़ी परेशान सी कमरे की ओर देखती है। सभी अब नाश्ता करने में बिजी हो जाते हैं। तभी आव्या उठ जाती है। ध्रुवंश उसे देखता है, फिर नाश्ते को जो पूरा खत्म नहीं हुआ था। ये देखकर ध्रुवंश कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप, नाश्ता फिनिश किए बिना क्यों उठ गई? आव्या अपने नाश्ते को देखती है, फिर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मेरा पेट भर गया। ये सुनकर अव्यान की नज़र भी आव्या पर चली जाती है। वहीं ध्रुवंश आव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है,
लग तो नहीं रहा। आव्या बोलने को होती है पर ध्रुवंश उसे खींचकर फिर से बिठाता है और कहता है, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। इतना बोलते ही ध्रुवंश एक बाइट आव्या की ओर बढ़ाकर कहता है, मुंह खोलो। आव्या ध्रुवंश के हाथों से बाइट खाकर मुंह बनाते हुए कहती है, अंश मुझे सच में भूख नहीं है। ध्रुवंश फिर एक बाइट बढ़ाकर कहता है, कोई नाटक नहीं, चलो मुंह खोलो। दोनों को देख सभी मुस्कुरा देते हैं। आव्या नाश्ता खत्म होते ही ध्रुवंश के माथे पर किस करते हुए कहती है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, मेरा बच्चा रोना मत, ओके। ध्रुवंश आव्या को घूर कर देखता है तो वहीं रोनी, सौरभ और श्रेष्ठा की हंसी आ जाती है। आव्या भी हंसते हुए बैग लेकर निकल जाती है। अव्यान आव्या को जाते हुए देखता है, फिर रोनी को देखकर इशारा करता है। रोनी बस हाँ में सिर हिला देता है। सभी के जाने के बाद अव्यान सहस्त्रा के कमरे की ओर बढ़ जाता है। अव्यान इधर उधर देखते हुए लॉक खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो सहस्त्रा कमरे में नहीं होती। ये देखकर अव्यान वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर देखता है तो सहस्त्रा जमीन पर आंखें बंद करके बैठी थी और शार का पानी उसके ऊपर गिरते ही जा रहा था। अव्यान उसके करीब जाकर देखता है तो उसे समझ आता है कि सहस्त्रा बेहोश है। बेहोश होने के बावजूद उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। अव्यान जल्दी से शॉवर ऑफ करता है और उसी बेहोशी में सहस्त्रा को खड़ा करके कमर से पकड़ लेता है। अव्यान सहस्त्रा को गले लगाकर उसके गाउन का जिप खोलता है और अपनी आंखें बंद करके उसके गाउन को उतार देता है। अब अव्यान के हाथ सहस्त्रा की ब्रा के हुक को खोल रहे थे। हुक खुलते ही अव्यान ब्रा को भी निकाल देता है। सहस्त्रा का नंगा सीना अव्यान के सीने से सटा हुआ था, जिससे अव्यान की सांसें तेज हो जाती हैं। वो भले देख नहीं रहा था लेकिन उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। अव्यान से अब संभलना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखें खुलने के लिए बेचैन थीं। अव्यान से जब बिल्कुल भी रुका नहीं गया तो वो अपने होंठ सहस्त्रा की गर्दन पर रखकर उसे किस करने लगता है। अव्यान आज पहली बार अपना कंट्रोल खो चुका था। सहस्त्रा का अपर पार्ट पूरी तरह से नेक था पर अव्यान के गले लगने से छिपा हुआ था। अव्यान अपना कंट्रोल खोए हुए बेतहाशा सहस्त्रा की गर्दन को किस किए जा रहा था। अव्यान अपने बस में बिल्कुल भी नहीं रहा। वो बस सहस्त्रा की गर्दन को चूमे ही जा रहा था। सहस्त्रा ठंड की वजह से बेहोश हुई थी और अब अव्यान के ऐसा करने से उसके शरीर में गर्माहट का एहसास होता जा रहा था। अव्यान अचानक ही सहस्त्रा की गर्दन पर बाइट करता है, जिससे सहस्त्रा के मुंह से आह निकल जाती है। सहस्त्रा इस वक्त आधे होश और आधी बेहोशी की हालत में थी। सहस्त्रा की आह सुनते ही जैसे अब अव्यान को होश आता है, वो रुककर सहस्त्रा को टाइटली पकड़ लेता है और गहरी सांस लेते हुए अपना चिन सहस्त्रा के कंधे पर टिका लेता है। कुछ देर बाद जब वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है तो टॉवल से सहस्त्रा को कवर करता है। अव्यान की आंखें अब तक बंद ही थी। अब सहस्त्रा की पैंटी भी नीचे गिर जाती है। अव्यान अब आंखें खोलकर सहस्त्रा की अधखुली आंखों को देखता है। सहस्त्रा अव्यान को देखने की कोशिश कर रही थी। सहस्त्रा अव्यान को अधखुली आंखों से देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, आप क्यों नहीं आए? बोलते ही सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठाकर वॉशरूम से निकल जाता है। अव्यान सहस्त्रा को बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटाता है। सहस्त्रा इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी। अव्यान सहस्त्रा को कंबल से कवर करता है, फिर कुछ पल उसे देखने के बाद कमरे से निकलकर चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में आव्या का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो कुछ सोचते हुए छुपते हुए हॉस्पिटल के पीछे से बाहर निकलती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। टैक्सी चलकर सीधे रुद्र की विला पर रुकती है। आव्या उतरकर अंदर जाने लगती है। उसे देखते ही सारे गार्ड सिर झुका लेते हैं। आव्या सबको एक नज़र देखकर आगे बढ़ जाती है। अंदर जाते हुए आव्या सीधे हॉल में पहुंचती है। हॉल में इस वक्त रुद्रांश बैठा हुआ अपनी गन को लोड कर रहा था। आव्या जैसे ही उसे देखती है उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वो अब तुरंत खुद को नॉर्मल करके अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। रुद्रांश सिर उठाकर आव्या को देखता है। रुद्रांश के देखते ही आव्या मुस्कुराती है और कहती है, अंकल आपका बेटा कहाँ है? रुद्रांश गन को साइड में रखते हुए कहता है, कमरे में ही होगा। आव्या रुद्र के कमरे की ओर देखती है, फिर रुद्रांश को देखती है जो आव्या को ही बहुत गौर से देख रहा था। आव्या रुद्रांश के ऐसे देखने से अपनी मुट्ठी भींच लेती है, पर चेहरे पर उसके अब तक मुस्कुराहट थी। आव्या उससे पूछती है, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्रांश उसी तरह से आव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आव्या जवाब में कहती है, आव्या। आव्या का नाम सुनते ही रुद्रांश थोड़ा हैरान हो जाता है। वो जल्दी ही फिर से कहता है, आव्या क्या? आई मीन तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उसके ये कहते ही आवाज़ आती है,
आव्या, रुद्र, सूर्यवंशी। आवाज़ सुनकर रुद्रांश और आव्या दोनों एक साथ रुद्र को देखते हैं जो सीढ़ियों से उतरकर आ रहा था। जैमसन भी रुद्र के साथ ही उतर रहा था। जैमसन को देख आव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीता जाता टाइगर अगर आपके सामने हो, वो भी खुला हुआ, तो कौन ही नहीं डरेगा। उसका चेहरा देखते ही डर के भाग जाए। आव्या नफरत में ये भूल ही गई थी कि वो जहाँ जा रही है वहाँ इंसान को खाने वाला जानवर रहता है। आव्या के डर से पसीने छूट रहे थे। वो तुरंत सोफे पर चढ़कर रोनी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज़ इसे यहाँ से भगाओ, ये बहुत खतरनाक है। जैनसम जब देखता है कि आव्या उससे डर रही है और उसे भगाने के लिए कह रही है तो वो मायूस सा हो जाता है। जैमसन का भी तो मन करता है कि वो रुद्र की होने वाली बीवी से मिले, उसके साथ घुल मिलकर रहे, लेकिन आव्या के डर की वजह से वो आव्या की आंखों के सामने भी नहीं आ सकता। इस बार रुद्र जैमसन को जाने के लिए नहीं कहता, पर फिर भी आव्या का डर देखकर जैमसन अपनी जगह पर ही रुक जाता है। रुद्र आव्या की ओर बढ़ते हुए जैमसन को बुलाता है। अब जैमसन जो आव्या की वजह से खड़ा था, रुद्र के बुलाने पर तुरंत उसके पीछे आने लगता है। आव्या जैमसन को अपने करीब आते हुए देख सोफे पर उछलते हुए रोनी आवाज़ में कहती है, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम, भगाओ इसे, जल्दी भगाओ। आव्या को सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैमसन के हर एक बढ़ते कदम को देख वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या के पास खड़ा होकर कहता है, जैमसन कुछ नहीं करेगा बेबी गर्ल, अब नीचे आओ, चलो। आव्या की नज़र अब तक जैमसन पर थी जो रुद्र के पास पहुंचने वाला था। आव्या चिल्लाते हुए रुद्र के ऊपर चढ़ जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। जैमसन को आव्या की हरकत देखकर दुख लग रहा था। ये दुख लग रहा था कि वो इतना खतरनाक क्यों दिखता है। रुद्र आव्या को पकड़कर सोफे पर बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। रुद्रांश आव्या की हरकतें देखता है, फिर उठकर चला जाता है। जैमसन नीचे रुद्र के पास बैठ जाता है। आव्या रुद्र को बहुत टाइटली पकड़े हुए अचानक ही रुद्र आव्या को अपनी गोद में बिठाता है, जिससे आव्या का पैर जैमसन से टच हो जाता है। आव्या अपने पैरों को ऊपर करते हुए अब रोने लगती है। आंसू नहीं थे पर आवाज़ थी। रुद्र आव्या के चेहरे को पकड़कर कहता है, लुक एट मी बेबी गर्ल। आव्या रोते हुए रुद्र को देखने लगती है। आव्या डर से कांप रही थी। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं करेगा वो, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना। आव्या रुद्र को देखती है, फिर जैमसन की ओर देखती है। जैमसन को देखते ही आव्या डर से रुद्र के सीने में छुपकर उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। रुद्र आव्या को देखता है, फिर जैमसन को इशारा करता है। जैमसन अब सोफे के ऊपर चढ़ जाता है। रुद्र आव्या के एक हाथ को पकड़कर जैमसन के चेहरे पर रखकर रगड़ने लगता है। आव्या को जब ये महसूस होता है तो वो हल्का आंख खोलकर देखती है। वो आंखें खोलते ही चिल्लाते हुए अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ नहीं छोड़ता। आव्या की हरकत से रुद्र, जो कभी मुस्कुराया नहीं था, उसके होठों पर बहुत छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आव्या बिल्कुल एक छोटे बच्चों जैसी हरकत कर रही थी। आखिर में रुद्र आव्या के हाथ को जैमसन के चेहरे से हटा देता है और आव्या के हाथ को अपने होठों से चूम लेता है। रुद्र अब जैमसन को जाने का इशारा करता है तो वो तुरंत रुद्र की बात मानते हुए चला जाता है। कुछ वक्त बाद रुद्र आव्या के कान में कहता है, वो चला गया बेबी गर्ल। आव्या अपनी एक आंख खोले सामने देखती है। जब जैमसन वहाँ नहीं दिखता तो आव्या अपनी दोनों आंखें खोलकर सब तरफ देखती है। जब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है तो वो रुद्र को घूरते हुए कहती है, तुम जंगली हो, तुम बहुत बुरे हो। बोलते ही आव्या रुद्र को मारने लगती है। आव्या रुद्र के सीने पर मारे जा रही थी और रुद्र चुपचाप उसे देख रहा था। उसे थोड़ा भी आव्या की मार्क से फर्क नहीं पड़ रहा था। आव्या अब रुद्र की गोद से उतरकर खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, यहाँ क्यों आई हो बेबी गर्ल। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, बोर हो रही थी इसीलिए आ गई। वैसे तुम्हारा विला बहुत सुंदर है, क्या हम शादी के बाद यहीं रहेंगे। बोलते हुए आव्या पूरे विला को देख रही थी। रुद्र खड़ा होकर पीछे से आव्या को हक करके कहता है, तुम शादी करना चाहती हो बेबी गर्ल। रुद्र के ऐसा करने से आव्या के चेहरे पर अब नफरत दिखती है। फिर खुद को नॉर्मल करके रुद्र के हाथ को पकड़ती है जो उसके पेट पर था। आव्या फर्श को देखते हुए कहती है, करना तो बहुत कुछ है। रुद्र आव्या को अपनी ओर पलटता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। रुद्र आव्या की आंखों में देखकर गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सुहागरात मना लेते हैं, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। आव्या अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेती है। रुद्र आव्या की मिट्टी को पकड़ता है, फिर उसे खोलते हुए आव्या की उंगली को अपने हाथों की उंगली में फंसा लेता है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखकर मन ही मन नफरत से कहती है, तुम भी तुम्हारे बाप जैसे हफ्सी हो। मेरे परिवार के हर दुख का बदला मैं तुम दोनों से लूँगी। आई रियली हेट यू। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर बालों को उसके चेहरे से हटाता है। आव्या रुद्र के सीने पर उंगली चलाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें सुहागरात मनानी है। बिना शादी के सुहागरात मनाने वाली लड़की को पता है क्या कहते हैं?
रख है। आव्या इसके आगे कुछ बोलती रुद्र तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, जिससे आव्या का मुंह बंद हो जाता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो आव्या की कमर पर कसकर पकड़ते हुए कहता है, शट अप। आइंदा से अगर अपने बारे में ऐसा कहने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। आव्या एकटक रुद्र को देखने लगती है। रुद्र का करैक्टर आव्या की समझ से पूरी तरह से बाहर था। रुद्र खुद को बुरा बताता है, लेकिन उसकी हरकतें हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह होती हैं। आव्या ना चाहते हुए भी रुद्र को प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। सक्सेना हाउस। शाम के वक्त सितारा और उसके पेरेंट्स आए हुए थे। सितारा अव्यान को अपनी नज़रों से खोजने की कोशिश करते हुए कहती है, अंकल वो कहाँ है? विक्रम सितारा की नज़रों को समझ एक और इशारा करता है तो सितारा उठकर चली जाती है। अव्यान इस वक्त बैल्कनी में खड़ा था। वहीं सहस्त्रा बाहर गई हुई थी किसी काम से। सितारा चलते हुए अव्यान के कमरे में जाती है, उसी कमरे में जहां सहस्त्रा रहती है। सितारा दरवाज़ा खोल अंदर जाकर देखती है। सितारा चारों ओर देखती है पर उसे अव्यान कहीं नहीं दिखता। तभी अचानक उसकी नज़र अव्यान पर चली जाती है। सितारा के साथ उसकी फैमिली को अव्यान का फैसला पहले से मिल चुका था, जो ना में था। इसी वजह से सितारा यहाँ अव्यान से बात करने आई थी। सितारा बैल्कनी में खड़े अव्यान को देखकर दरवाजे पर ही रुक जाती है। सितारा अपना गला साफ करते हुए अव्यान का ध्यान अपनी ओर खींचती है, पर अव्यान वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। सितारा अव्यान की पीठ को देखते हुए कहती है, हमें आपका जवाब मिल गया है, लेकिन हमें आपके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। हमारा मतलब है कि अगर हम कुछ वक्त बिताकर बात करें तो शायद आपका जवाब बदल जाए। अव्यान की हरकत ऐसी थी जैसे वो सितारा की बात सुन ही नहीं रहा हो। ये देखकर सितारा आगे बढ़ती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। सितारा अव्यान के हाथ को देखती है जो रेलिंग पर था। सितारा अपना हाथ बढ़ाकर अव्यान के हाथ के ऊपर रखकर कहती है, आई रियली लव यू, प्लीज़ हमें एक मौका दे दीजिए। अव्यान तुरंत ही सितारा का हाथ झटक कर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसके सीधी नज़रें सहस्त्रा की नम आंखों पर पड़ती हैं। सहस्त्रा इस वक्त बैल्कनी के दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की बातें पता नहीं कब से सुन रही थी। सहस्त्रा दोनों को साथ में देखकर जल्दी से वहां से जाने लगती है। ये देखकर अव्यान भी तेज कदमों से उसके पीछे जाने लगता है। सहस्त्रा अब दौड़ते हुए टेरेस की ओर बढ़ जाती है। टेरेस पर पहुंचते ही सहस्त्रा आगे बढ़ी रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। छुअन महसूस होते ही सहस्त्रा तुरंत उसके हाथ को झटक कर उसकी ओर एकदम गुस्से के भाव से देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, छुआ मत कीजिए मुझे। अव्यान जो इस वक्त सहस्त्रा के सामने खड़ा था, वो सहस्त्रा की आंखों में दर्द को देखने लगता है। सहस्त्रा का अब गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा था। वो फिर से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जो आप मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं? अगर पत्नी नहीं मानना था तो शादी क्यों की मुझसे? ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर। उसके इतना बोलते ही अव्यान सहस्त्रा के करीब जाकर मुंह पे हाथ रख लेता है और अपनी गर्दन ना में हिलाता है। सहस्त्रा कुछ पल के लिए जैसे शांत हो जाती है, पर जैसे उसे कल रात की बात याद आती है, वो ज़ोर से अव्यान को धकेल कर कहती है, हमने कहा ना टच मत कीजिए हमें पता था कि आप रिश्ते को मानते हैं। कुछ वक्त बिता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी होने के बावजूद आप मुझसे दूर दूसरे कमरे में सोते हैं, जैसे मैं आपकी वाइफ नहीं कोई अजनबी हूँ। और आपकी ज़बान। बोलते हुए सहस्त्रा एक तंज भरी मुस्कुराहट से अव्यान को देखते हुए कहती है, आपकी ज़बान तो जैसे कटी हुई है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझसे बात तक नहीं की। पूरी दुनिया मुझे सहस्त्रा ध्रुवंश सूर्यवंशी से पहचानती है। पता है मुझे इस बात से कितनी तकलीफ होती है। बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। सहस्त्रा अपने दिल की जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है, यहाँ मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। मुझे लगा था कल आप आएंगे, मुझे अपनी पत्नी स्वीकारेंगे। ये सोचकर दिल में बहुत सुकून भर गया था, लेकिन वो भी चकनाचूर हो गया। वो सुकून भी एक झटके में मिट गया। आप नहीं आए, दुनिया के सामने आपने मुझे नहीं अपनाया। जब अपनाना ही नहीं है तो तोड़ दीजिए ना इस रिश्ते को। सहस्त्रा की आंखों से इस वक्त लगातार आंसू बह रहे थे। सहस्त्रा अपने हर एक शादी की निशानी को दिखाते हुए कहती है, जब हम दोनों के बीच रिश्ता रखना ही नहीं है तो इस मांग में भरे इस सिंदूर का मैं क्या करूंगी। बोलते ही सहस्त्रा अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है। अव्यान ये देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा अपनी चूड़ियों को उतारकर फेंकते हुए कहती है, जब रिश्ता ही नहीं है तो सुहागन दिखाती इन चूड़ियों का मैं क्या करूंगी। सारी चूड़ियां टेरेस के फर्श पर गिरकर टूट रही थी, जैसे आज दोनों का रिश्ता टूट रहा हो। सहस्त्रा अपने मंगलसूत्र को पकड़कर जोर से खींचती है, जिससे मंगलसूत्र टूट जाता है। सहस्त्रा गुस्से और आंसू भरी आंखों से कहती है, सुहागन की सारी निशानियां हो गईं खत्म। अब से ना मैं आपसे कभी मिली थी और ना हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था। आप रहिए अपनी ज़िंदगी में।
और मैं, बोलते हुए सहस्त्रा रुक जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेले अपनी ज़िंदगी में नहीं रह सकती। अव्यान के साथ रिश्ता जोड़ने से उसने खुद को अव्यान के साथ जोड़ लिया था, और अब बिना अव्यान के वो ज़िंदगी नहीं जी सकती, बल्कि दर्द और तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी से उसका परिचय होगा, जो उसे इतना दर्द देना है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाएगी। पर फिर सहस्त्रा कमज़ोरों की तरह अव्यान के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकती थी। इसीलिए वो अपने आप को मजबूत करते हुए अव्यान से दूर होने के मकसद से अब जाने लगती है। सहस्त्रा अव्यान के सामने से पार होते हुए जा ही रही थी, तभी अव्यान आंखें बंद किए हुए ही उसका हाथ पकड़ लेता है। सहस्त्रा अव्यान के ऐसा करने से फिर एक बार कमज़ोर सी पड़ जाती है। सहस्त्रा की धड़कनें अब अव्यान के छूने से बढ़ने लगती हैं। सहस्त्रा अपने दिल को संभाल ही रही थी, तभी उसे अपने कान में अव्यान की आवाज़ सुनाई देती है, मत जाओ ना सजनी। अव्यान के शब्द सहस्त्रा के कानों में जैसे गूंजने लगे। एक तेज हवा का झोंका सहस्त्रा के चेहरे पर पड़ता है और एकदम से उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, मेरा अयान आपका साजन है और आप मेरे अयान की सजनी। जैसे ही सहस्त्रा के कानों में आवाज़ पड़ती है, उसे एक साथ बहुत सी धुंधली यादें दिखती हैं। उन धुंधली यादों में जहाँ हंसने की आवाज़ शामिल थी, तो वहीं रोने के साथ चिल्लाने की आवाज़ भी शामिल थी। सहस्त्रा को उन धुंधली यादों में बहुत से लोग दिख रहे थे, और इसी के साथ उसका सिर दर्द भी शुरू हो गया। सहस्त्रा के कानों में अब एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसमें वो कह रही थी, मुझे साजन के पास जाना है। सहस्त्रा अपने एक हाथ से सिर को पकड़ लड़खड़ा सी जाती है। लड़खड़ाते ही अव्यान सहस्त्रा को पीछे से पकड़ लेता है। सहस्त्रा अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है, पर दर्द की वजह से कर नहीं पा रही थी। मौसम का रुख पल भर में बदलता चला गया। तेज हवा के साथ अब बारिश शुरू हो जाती है। अव्यान बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ सहस्त्रा के चेहरे को देख रहा था, तो वहीं सहस्त्रा अपने दोनों हाथों से अव्यान के एक हाथ को पकड़कर खुद को संभाले खड़ी थी। सहस्त्रा के दर्द को अव्यान भी देख पा रहा था। अव्यान सहस्त्रा की कमर को पकड़कर खींचकर पलट देता है। सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के सीने पर आ जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा की कमर के दोनों ओर हाथ लपेटकर एकदम करीब खींच लेता है, जिससे सहस्त्रा अव्यान के पैरों के ऊपर अपने पैर को रख लेती है। सहस्त्रा सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान और सहस्त्रा के चेहरे अब बहुत करीब थे। अव्यान और सहस्त्रा की नाक टच हो रही थी, वहीं शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। बारिश की बूंदें दोनों को ही भिगा रही थी। सहस्त्रा की सिल्क साड़ी उसके बदन से पूरी तरह से चिपक चुकी थी, जिस वजह से उसका कोमल बदन साफ साफ दिख रहा था। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर हाथ रखे कहता है, रिश्ता टूटने के लिए नहीं जुड़ता है। अगर रिश्ता बनाना नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरता, ना गले में मंगलसूत्र पहनाता, और ना ही उन रीति रिवाजों को करता जो तुम्हारे साथ मुझे बांध रहे थे। बोलते ही अव्यान बिना भाव के एकटक सहस्त्रा की आंखों में देखने लगता है। सहस्त्रा भी एकटक अव्यान को देख रही थी। पहली बार वो अव्यान के मुंह से आवाज़ सुन रही थी, जिससे सहस्त्रा अव्यान में पूरी तरह से खो चुकी थी। बहुत देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। बस बारिश का पानी शोर करते हुए शांति को भंग कर रहा था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद सहस्त्रा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो आपने मुझे दुनिया के सामने अपनाने से क्यों ठुकरा दिया। बोलते हुए सहस्त्रा अव्यान की आंखों में गहराई से देखने की कोशिश करती है। इस बार अव्यान बिल्कुल चुप हो जाता है। अव्यान की चुप्पी से सहस्त्रा का दिल अब तेजी से धड़कने लगता है। उसे इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं अव्यान अभी अपनाए रिश्ते को ठुकरा न दे। वहीं अव्यान की नज़र सहस्त्रा के गीले गालों से होकर गीले होंठों पर जा रही थी, जिससे उसे संभलना मुश्किल हो रहा था। सहस्त्रा अव्यान के यूं ही चुप रहने से कहती है, आप। वो इतना ही बोलती है कि अचानक ही अव्यान उसे गले लगा लेता है। सहस्त्रा की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। अव्यान की सांसें भी इस वक्त बहुत तेज थीं। उसने सहस्त्रा को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। सहस्त्रा के हाथ अब नीचे थे। दोनों के बीच अब तक शांति थी। अव्यान धीरे से सहस्त्रा को खुद से अलग करता है और उसकी आंखों में देखकर गोद में उठा लेता है। सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान की गर्दन में लिपट जाते हैं। अव्यान के कदम अब वहाँ से बढ़ने लगते हैं। सहस्त्रा अव्यान के नए रूप में बस खोई हुई थी। उसे तो ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लगने लगता है। अव्यान अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस पर बने एक कमरे में लेकर जाता है। अव्यान उसे सीधे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा करता है। दोनों इस वक्त भीगे हुए थे। सहस्त्रा की नज़र अव्यान की वाइट शर्ट से रिवील होती बॉडी पर पड़ रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। सहस्त्रा के बदन पर पूरी तरह से चिपकी हुई साड़ी उसके गोरे बदन को बहुत अच्छे से रिवील कर रही थी। दोनों एक दूसरे के बदन को देख रहे थे। तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा के कंधे को पकड़कर दीवार से सटा देता है। इतना करते ही अव्यान एक पल भी बिना गवाए अपने गर्म होंठ सहस्त्रा की गर्दन पर रख देता है। सहस्त्रा के पूरे शरीर में सिरहन सी उठती है।
आज अव्यान अपने अंदर की फीलिंग्स को सहस्त्रा के सामने दिखा रहा था, जो सहस्त्रा बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। अव्यान बिना रुके बिल्कुल पागलों की तरह सहस्त्रा की गर्दन को किस कर रहा था। इस दौरान सहस्त्रा मचल उठती है। सहस्त्रा की सांसें बहुत तेज और आंखें बंद थी। सहस्त्रा अव्यान की किस को महसूस कर रही थी। अव्यान एक झटके से सहस्त्रा के बदन से साड़ी को निकाल कर फेंक देता है। ये एहसास होते ही सहस्त्रा की तो जैसे हालत ही खराब हो जाती है। आज सुबह जो अव्यान उसके करीब आया था, तब भी सहस्त्रा हल्के होश में थी। अव्यान का यूं उसके करीब आना उसे बहुत अच्छा लगता था। सहस्त्रा तो अव्यान को कुछ नहीं कहती, पर अव्यान को सितारा के साथ देखकर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कल जो उसने पार्टी में इंतज़ार किया अव्यान का, उससे बात न करना और दूसरे के करीब जाना, ये सब सहस्त्रा के लिए सहना मुश्किल था। इसीलिए वो अपने मन की भड़ास को निकाल ही देती है। अब सहस्त्रा को अव्यान से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अव्यान की जुबान ने सहस्त्रा को अपनी पत्नी होने का हक दे दिया था, और वो यही तो चाहती थी। सहस्त्रा अपनी सांसों को संभालने में लगी हुई थी। अव्यान सहस्त्रा को उसी तरह से किस करते हुए अपनी शर्ट को निकालकर फेंक देता है और फिर सहस्त्रा के दोनों हाथों को अपनी उंगलियों में फंसाकर दीवार से सटाकर बहुत तेजी से किस करने लगता है। सहस्त्रा इस वक्त बस एक ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अव्यान एकदम से रुककर सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा अव्यान के रुकने से अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है। अव्यान और अपनी हालत देखकर सहस्त्रा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपना सिर झुका लेती है। उसके होंठ कांप रहे थे। अव्यान की नज़रें उसके हिलते होंठों पर गड़ी हुई थीं। अब अव्यान अपने हाथ सहस्त्रा के हाथ से निकालकर फिर उसके ब्लाउज को भी खोलकर अलग कर देता है। सहस्त्रा ये महसूस करते ही कसकर अव्यान को गले लगा लेती है। अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, जवाब मिल गया या और भी कोई सवाल करना है। अव्यान की सवाल भरी बात सुन सहस्त्रा पहले एकदम चुप रहती है। सहस्त्रा को चुप देखकर अव्यान सहस्त्रा के कंधे पर बाइट करता है, जिससे सहस्त्रा जल्दी से ना में सिर हिलाकर हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, अब हमें कोई सवाल नहीं करना। सहस्त्रा की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अव्यान सहस्त्रा को अलग करके उसके माथे पर किस करता है। सहस्त्रा आंखें खोलकर अव्यान को देखने लगती है। अब अव्यान वॉशरूम से निकल जाता है। सहस्त्रा बस उसे देखती रहती है। अव्यान वॉशरूम से निकलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। सहस्त्रा उसके जाते ही एक बाथरोब पहनती है और ख़ुद को आईने में देखने लगती है। सहस्त्रा के दिमाग में बस वही सारे सीन चल रहे थे जो उसे शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। शर्म से सहस्त्रा का गाल नाक पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। सहस्त्रा के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी थी, अपने रिश्ते के पहले कदम को पार करने की मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को फूल जैसा खिला रही थी। सहस्त्रा की गर्दन पर हर जगह लव बाइट्स दिख रहे थे, जो अव्यान और उसकी करीबी को दर्शा रहे थे। सितारा और उसकी फैमिली जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अव्यान का जवाब मिल चुका था। सहस्त्रा बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकलती है। अव्यान भी चेंज कर चुका था। वो इस वक्त पैंट और शर्ट में खड़ा था। इस कमरे में कोई भी रहता था, जिससे इसमें सबके कपड़े मौजूद थे, पर सहस्त्रा के लिए कोई कपड़े नहीं थे। सहस्त्रा अव्यान को देखते ही अपनी नज़रें झुका लेती है। अव्यान उसे देखकर आगे बढ़ता है, फिर उसका हाथ पकड़ उस कमरे से दोनों निकल जाते हैं। सहस्त्रा अब बस अव्यान को देख रही थी। दोनों चल ही रहे थे, तभी अचानक अव्यान रुक जाता है। सहस्त्रा कन्फ्यूज सी अव्यान को देखती है, फिर उसकी नज़रों को सामने से ध्रुवंश अपने फ़ोन में बिजी हुए आ रहा था। उसे देखते ही सहस्त्रा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सहस्त्रा खुद को देखती है। उसने इस वक्त बाथरोब बस घुटने तक का पहना था। इस हालत में वो कभी ध्रुवंश के सामने नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो जल्दी से अव्यान के पीछे छिप जाती है। ध्रुवंश अपने फ़ोन में बिजी होकर बस एक नज़र अव्यान को देखता है, फिर चला जाता है। कल की बहस के बाद ध्रुवंश का बिल्कुल मूड नहीं था अव्यान से बात करने का। सहस्त्रा राहत की सांस लेती है। अब अव्यान फिर एक बार सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है। दोनों कमरे में जाते हैं। सहस्त्रा जल्दी से चेंज करने के लिए चली जाती है। कुछ वक्त बाद जब वो चेंज करके वापस आती है तो खुद को आईने में देखकर मायूस हो जाती है। सहस्त्रा मायूसी से अपनी मांग को देखती है, फिर अपने गले को देखती है, फिर आखिर में अपने हाथों को देखती है जो उसने गुस्से में हटा दिया था। सहस्त्रा की नज़र अब अव्यान पर जाती है, जो बेड पर बैठा फ़ोन चला रहा था। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए धीरे से कहती है, इतना गुस्सा कैसे आ गया मुझे कि मैंने अपनी सारी सुहाग की निशानियों को मिटा दिया। इतना गुस्सा मुझे नहीं आता है, फिर आज ये गुस्सा। बोलते हुए सहस्त्रा अव्यान से नज़रें हटाकर खुद को आईने में देखती है, फिर अपनी नज़रें झुकाए सोचने लगती है। कुछ देर बाद ही सहस्त्रा को अपने गले में कुछ महसूस होता है। सहस्त्रा नज़रें उठाकर देखती है तो उसे अव्यान दिखता है, जो उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा था। सहस्त्रा बस एकटक अव्यान को देखती रहती है। अव्यान सहस्त्रा को मंगलसूत्र पहनाने के बाद अपनी तरफ पलटाता है और फिर टेबल से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर देता है। सहस्त्रा की आंखें एकाएक बंद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आव्या
बीच रोड में बारिश में भीग रही थी। रुद्र ने मना किया लेकिन आव्या कहाँ मानने वालों में से थी। वो आसमान की ओर चेहरा उठाए बहुत सुकून से खुद को बारिश के पानी में भिगो रही थी। रुद्र कार से टिककर बस आव्या को ही देख रहा था। आव्या की पतली सी वाइट कुर्ती उसके अंदर की हर एक चीज़ों को दिखा रही थी। रुद्र पहले तो यूं ही देख रहा था लेकिन अचानक ही उसकी नज़र अजीब तरह से आव्या को देखने लगती है। आव्या के साफ साफ दिखती कमर से होकर उसकी ब्लैक ब्रा को देखते हुए रुद्र सिर टेढ़ा किए उसे देखता है। रुद्र अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, व्हाट द हेल, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। बोलते ही उसकी नज़र अब आव्या को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। रुद्र एक झटके के साथ कार में मारता है और अपने दोनों हाथों को कार पर टिकाए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कुछ देर तक वो खुद को शांत ही कर रहा था कि आव्या उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, चलो ना वहाँ चलते हैं, वहाँ कितना मज़ा आ रहा है। रुद्र आंखें खोलता है और मुड़कर आव्या को देखता है। अब रुद्र को आव्या का हल्का हल्का सीना दिखता है जिससे वो पागल हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे भूखे शेर के सामने हिरन को रख दिया हो। रुद्र खुद को कंट्रोल कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। रुद्र अचानक ही आव्या की कमर को पकड़ता है, फिर उसकी कुर्ती के अंदर हाथ ले जाकर उसे छूने लगता है। रुद्र अपना कंट्रोल खोने लगा था। वो आव्या की गर्दन को सूंघता है। आव्या भी ये महसूस करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम। रुद्र अपनी लंबी सांसों को संभालते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू बैडली बेबी गर्ल। बोलते ही रुद्र कार का दरवाज़ा खोलकर एक झटके में आव्या को अंदर धकेल देता है। आव्या कुछ समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये क्या हुआ। आव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र उसके ऊपर आ जाता है और बहुत ही टाइटली अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर करता है। आव्या अब चिल्लाते हुए कहती है, हे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो रुद्र। पर रुद्र के तो जैसे कान ही बंद हो चुके थे। उसके अंदर का जानवर जैसे जाग चुका था। रुद्र बहुत ही अजीब नज़रों से आव्या की दिखती कमर से होकर ऊपर की ओर देख रहा था। उसके बाद से ही वो धीरे धीरे आव्या के अंदर अपने हाथ को लेकर जाता है। आव्या रुद्र की नज़रों को देखकर झटपटाने लगती है। रुद्र अपने होंठ आव्या के सीने पर रखने ही वाला होता है कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ गूंजती है, छोड़ो छोड़ो प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे उसके पास नहीं जाना, प्लीज़ मुझे उसके पास लेकर मत जाओ, मुझे बहुत दर्द होता है, वो मुझे बहुत दर्द देता है। रुद्र के कानों में जैसे ही ये आवाज़ गूंजती है, रुद्र आव्या को छोड़कर झटके से उसके ऊपर से हटता है और कार से बाहर आकर गन निकालकर पहले अपने हाथ पर शूट करता है जिस पर पहले से चोट लगी थी और आखिर में अपने ही सीने पर शूट करता है। आव्या जो रुद्र के हटने से उठ चुकी थी वो रुद्र को देखकर जोर से चिल्लाती है, रुद्र। आव्या जल्दी से कार से उतरकर रुद्र को पकड़ने की कोशिश करती है जो नीचे गिर रहा था। रुद्र का भार ज्यादा होने की वजह से आव्या उसे संभाल नहीं पाती। बीच रोड पे रुद्र लेट चुका था। आव्या उसके पास बैठकर घबराते हुए उसे देखकर कहती है, ये क्या किया तुमने, तुम पागल हो। रुद्र बस आव्या के घबराए हुए चेहरे को देख रहा था। रुद्र आव्या की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, पर तुमने बना दिया है बेबी गर्ल। मेरी हैवानियत से तुम्हें बचा रहा था मैं। एंड डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। आव्या उसके इतना बोलते ही घबराहट और परेशान होकर चिल्लाती है, कैसे कुछ नहीं होगा, देखो ये खून कैसे निकल रहा है, मैं क्या करूं, ओह गॉड। बोलते ही आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। रुद्र बस आव्या के चेहरे को खुद के लिए घबराहट और परेशानी को देख रहा था। आव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर अचानक उसे कुछ याद आता है। आव्या रुद्र की पॉकेट से फ़ोन निकालकर लॉक खोलने लगती है। वो घबराहट में कहती है, तो तुम्हारा पासवर्ड बताओ अपना। रुद्र आव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, आव्या सिंघानिया। आव्या रुद्र के नाम लेने से उसे देखती है, तभी रुद्र कहता है, पासवर्ड, मेरा पासवर्ड तुम हो। आव्या रुद्र को कुछ पल यूं ही देखती रहती है, फिर जैसे ही उसे रुद्र की चोट का ख्याल आता है वो जल्दी से लॉक खोलती है। लॉक खोलते ही आव्या फिर एक बार रुद्र को देखने लगती है। रुद्र के फ़ोन के वॉलपेपर पर आव्या की ही तस्वीर थी। ये सारी चीज़ों को समझते हुए आव्या का दिल बस रुद्र के लिए धड़क उठता है। दोनों अब तक बारिश में भीग रहे थे और दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में थी। आव्या रुद्र के फ़ोन से धीर को फ़ोन करती है। कुछ ही पलों में धीर वहां आता है और रुद्र को कार में लिटा देता है। रुद्र का सिर आव्या की गोद में था। आव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान सी धीर को जल्दी चलने को कह रही थी। धीर जानता था कि ये सारी चोटें रुद्र के लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कितनी बार ही उस पर अटैक हुआ है जिसमें रुद्र को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता और रुद्र को कुछ होता भी नहीं है, जिस वजह से धीर परेशान नहीं था। कार रुद्र के विला में रुकती है। रुद्र को एक कमरे में लेकर जाया जाता है जहां डॉक्टर्स की फौज लगी थी। आव्या भी रुद्र का ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर ही रहती है। आव्या बेहोशी का इंजेक्शन निकालकर रुद्र को लगाने को होती है पर रुद्र एकदम से ही उसका हाथ पकड़ लेता है।
आव्या रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे होश में ही ऑपरेशन करो। आव्या ये सुनकर हैरान हो जाती है। आव्या के सिवाय कमरे में मौजूद कोई भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था और इन सभी ने रुद्र के होश में ही ऑपरेशन किया था। आव्या एकदम से कहती है, लेकिन इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। और अगर आव्या इतना ही बोलती है कि रुद्र बीच में उसकी बात को काटते हुए कहता है, मुझे दर्द नहीं होता। आव्या कुछ पल तो रुद्र को देखती है। एक डॉक्टर रुद्र के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर रुद्र अपनी उंगली से दूर रहने का इशारा करता है। वो डॉक्टर पीछे हटकर खड़ा हो जाता है। आव्या रुद्र का ऑपरेशन करने लगती है और रुद्र बस उसे जुनूनियत भरी नज़रों से देख रहा था। सारे डॉक्टर्स कभी कभी आव्या को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे, क्योंकि आव्या एक न्यू डॉक्टर थी तो उसे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत थी। 1 घंटा बीत गया। आखिर में आव्या रुद्र को पट्टी करके उसे देखने लगती है। रुद्र की आंखें अब भी खुली हुई थी और वो बस आव्या को देख रहा था। आव्या अब रुद्र को लेटे हुए ही गले लगा लेती है। आव्या खुद के इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत से ज़्यादा प्यार था, फिक्र थी। सारे डॉक्टर्स कमरे से निकल जाते हैं। डॉक्टर्स के जाते ही रुद्रांश भी अंदर आता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। रुद्रांश रुद्र के दूसरी साइड जाकर कहता है, टाइगर आर यू फाइन? रुद्रांश की आवाज़ सुनकर आव्या जल्दी से रुद्र से दूर होकर वॉशरूम चली जाती है। रुद्रांश आव्या को देखने लगता है। रुद्र आव्या को देखता है, फिर एकदम से उठकर बैठ जाता है। रुद्र टेबल पर रखी कैंची उठाकर अपने हाथ पर लगे बैंडेज को खोलते हुए एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, डैड, मैंने पहले ही कहा था उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है और आप मेरा हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रांश वॉशरूम की ओर से नज़रें हटाए रुद्र को देखते हुए कहता है, शी इज़ नॉट गुड फॉर यू। मुझे लगता है ये हमारे दुश्मन की बेटी है। तुमने इसका बैकग्राउंड चेक किया? रुद्र अपने हाथ की चोट के खून को साफ करते हुए कहता है, शी इज़ माई बेबी गर्ल। गुड है या बैड है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस मेरी है। रुद्रांश ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रुद्र अपने हाथों पर पट्टी बांधते हुए कहता है, उसे दोबारा कुछ करने की कोशिश की ना तो आई स्वेयर डैड आई विल किल यू। अगर उसे कुछ हुआ देन आई विल किल माई सेल्फ। रुद्र की बात सुनकर रुद्रांश उसे देखता है, फिर एकदम से कह देता है, यू फॉल इन लव विद हर टाइगर। ये सुनकर रुद्र वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता है, पर कुछ बोलता नहीं। रुद्रांश कुछ और बोलता तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। आव्या बाहर आकर सीधे रुद्र की ओर बढ़कर उसके सीने को देखती है, जिस पर से खून आ रहा था। आव्या रुद्र को डांटते हुए कहती है, किसने कहा तुम्हें बैठने को? चुपचाप लेट नहीं सकते? प्रेशर देकर फिर से खून निकाल लिया ना तुमने, अब चुपचाप लेट जाओ। बोलते ही आव्या रुद्र को लिटाती है। अब रुद्रांश आव्या को एक नज़र तक नहीं देखता। टेक रेस्ट टाइगर, बोलते ही वो चला जाता है। आव्या रुद्रांश को देखती है, फिर स्टूल पर बैठकर अपने फ़ोन को उठाकर कॉल करती है। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से ध्रुवंश की आवाज़ आती है। आव्या ध्रुवंश से कहती है, अंश, आज मैं घर नहीं आऊँगी, सबको बता देना। एक पेशेंट को बहुत चोट आई है तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। आव्या के इतना बोलते ही ध्रुवंश कहता है, पेशेंट या बॉयफ्रेंड? हाँ रुक जाना, बट लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तुम्हारी शादी से पहले बच्चे नहीं चाहिए। एंड अगर करना हो तो प्रोटेक्शन यूज़ कर लेना, ओके? ये सुनकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आव्या ने इस वक्त फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था, जिससे रुद्र सारी बात साफ साफ सुन लेता है। आव्या जल्दी से फ़ोन को स्पीकर से हटाकर कान पर रखकर कहती है, शट अप अंश, यू डर्टी माइंडेड पर्सन, घर आने दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बोलते ही आव्या कॉल कट कर देती है और रुद्र को देखती है। रुद्र को देखते ही आव्या नज़रें चुराए कहती है, वो ये मेरा भाई है, कुछ भी बोलता है, मैं पानी पीकर आती हूँ। आव्या को इस वक्त रुद्र के पास बैठने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो इसीलिए वो जल्दी से बहाना बनाकर निकल जाती है। इधर सक्सेना हाउस में सभी डिनर करने के बाद अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे। सहस्त्रा कमरे की ओर बढ़ रही थी, तभी उसे आदित्य और काव्या के कमरे से आवाज़ आने लगती है। सहस्त्रा उनके कमरे की ओर बढ़ती है तो देखती है आदित्य पानी जग से निकालने की कोशिश कर रहा था, पर जग बिल्कुल खाली था। सहस्त्रा जल्दी से किचन की ओर जाती है और पानी लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा कमरे के अंदर जाकर पानी का जग आदित्य की ओर बढ़ाती है। आदित्य सहस्त्रा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसके हाथ में पकड़े जग को ले लेता है। आदित्य ग्लास में पानी भरता है, फिर काव्या को बिठाकर उसे पानी पिलाने लगता है। काव्या की हेल्थ में एक और सुधार आ चुका था कि अब वो खाने लगी थी और पीने भी लगी थी। पानी पिलाते ही आदित्य ग्लास टेबल पर रखता है, फिर काव्या को बेड पर लिटाता है। सहस्त्रा उन दोनों के प्यार को बहुत अच्छे से देख रही थी।
आदित्य भी अब लेटता है, फिर काव्या को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा कुछ देर तक दोनों को देखती है, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठती है और टाइम देखती है। रात के 10 बजे थे। ये देखकर सहस्त्रा लेट जाती है। उसकी नज़र अब बेड की दूसरी साइड चली जाती है जो खाली था। ये देखकर सहस्त्रा गहरी सांस लेकर सीलिंग को देखते हुए आंखें बंद कर लेती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिससे सहस्त्रा अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। अव्यान कुछ फाइल्स को कबर्ड में रखता है, फिर वापस जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। अव्यान कुछ देर रुककर पलटता है, फिर बेड के दूसरी साइड चला जाता है। सहस्त्रा अव्यान को देखती है। अव्यान बेड पर बैठता है, फिर लेट जाता है। अव्यान के लेटते ही सहस्त्रा अपनी नाइटी कसकर पकड़ लेती है। दोनों के बीच दूरियां थीं, पर फिर भी सहस्त्रा को सिरहन महसूस हो रही थी। अव्यान सीधा लेटकर ही आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा अव्यान की ओर मुंह करके आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब सहस्त्रा सो जाती है तो अव्यान अपनी आंखें खोलता है, फिर एक नज़र सहस्त्रा को देखता है जो बहुत सुकून से सो रही थी। अव्यान बेड से उठकर बैठता है, फिर उठकर बहुत धीरे कदमों से कमरे से निकल जाता है। अव्यान अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस पर जाता है। टेरेस पर जाते ही वो फ्लैश लाइट को ऑन करके मंगलसूत्र के हर एक मोती को उठाने लगता है। बारिश के पानी से काफ़ी सारी मोतियां इधर उधर बिखरी हुई थी। कुछ तो पानी के साथ बह भी गई थी। मोतियों को उठाते उठाते सुबह के 4 बज जाते हैं। अव्यान काफ़ी सारी मोतियां उठा चुका था। वो उन सबको ले जाकर अपने कमरे में जाता है। वो फिर से सहस्त्रा को देखता है, फिर एक बॉक्स में मोतियों को रखकर कबर्ड में रख देता है। इतना करते ही वो फिर एक बार बेड पर लेटकर सहस्त्रा को अब देखता रहता है। सहस्त्रा को देखते देखते ही सुबह भी हो जाती है। जब उसे सहस्त्रा की नींद खुलने का पता चलता है तो वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा धीरे धीरे अपनी पलकें उठाते हुए आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी सीधी नज़र अव्यान के चेहरे पर जा ठहरती है। सहस्त्रा बहुत देर तक अव्यान को देखती रहती है, फिर जब अव्यान अपनी करवट बदलकर सहस्त्रा की ओर पीठ करता है तो सहस्त्रा चिढ़ते हुए धीरे से कहती है, नींद में रहने पर भी इनको मुझसे बस दूर ही रहना है। बोलते ही सहस्त्रा उठने को होती है, पर उससे पहले अव्यान फिर एक बार करवट बदल लेता है। अव्यान इस बार सहस्त्रा की कमर को पकड़े हुए था। सहस्त्रा की तो जैसे सांसें ही अटक जाती हैं। सहस्त्रा अव्यान के चेहरे को देखती है जो उसके बहुत ज़्यादा करीब था। ये देखकर सहस्त्रा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सहस्त्रा अपने हाथ बढ़ाकर अव्यान के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, पर तभी अव्यान सहस्त्रा की और करीब खींच लेता है। इस बार दोनों के होंठ एक दूसरे से सट जाते हैं। ये महसूस होते ही सहस्त्रा की आंखें फिर एक बार हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अब तो उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि बुलेट ट्रेन को भी पार कर दे। सहस्त्रा अव्यान की आंखों को देखती है जो बंद थी। सहस्त्रा धीरे धीरे अव्यान के चेहरे से दूर होती, जिससे दोनों के होंठ भी दूर हो जाते। सहस्त्रा फिर एक बार कोशिश करते हुए अव्यान के हाथ को हटाने लगती है। इस दौरान सहस्त्रा बार बार अव्यान की आंखों को देख रही थी, ये सोचकर कि अव्यान की आंखें खुल ना जाएं। बहुत कोशिश के बाद सहस्त्रा खुद को छुड़ाकर उठती है और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। वो दरवाजे को बंद करके उससे सटकर बहुत तेज़ी से सांसें लेने लगती है। वहीं अव्यान उसके जाते ही अपनी आंखें खोलकर वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगता है। वहीं उधर विनी एक लिफाफे को खोल रही थी जो आज सुबह ही उसके पास आया था। लिफाफे में एक लेटर था। उस लेटर में लिखे शब्दों को विनी बहुत ध्यान से पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों में गुस्सा दिखता जा रहा था। आखिर के शब्दों को देखकर विनी तुरंत विक्रम को फ़ोन करती है। कुछ ही रिंग्स के बाद विक्रम कॉल रिसीव करता है तो विनी डायरेक्ट पूछती है, डैडा, मॉम की डेथ कैसे हुई थी? टू बी कंटिन्यूड।